स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके फॉर हिस्ट्री में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस मॉडल सेट 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो जेक बोर्ड द्वारा जारी किया गया सेकंड टर्म मॉडल पेपर का ये आपका विज्ञान का सॉल्यूशन देखेंगे सेट 5 का। तो जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th के और जो इस साल बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, दोस्तों आप सभी का बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। तो आप सभी के पास अब समय जो कि है काफ़ी कम बचा हुआ है। तो इसके लिए आप लोग को सारे के सारे सॉल्यूशन को मॉडल पेपर ही एक ऐसा आप सभी के लिए रामबाण साबित हो सकता है। अगर इन सारे सॉल्यूशन को अच्छी तरह से देख के जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, तो इसी में से आपका एग्जाम में 4 चांद लगने वाला है। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉडल सेट 5 जो कि है क्लास 10 साइंस का। तो जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th वाले हैं, इससे पहले बता दूं कि आप सभी के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे कि आपका मैथमेटिक्स, हिंदी ए, हिंदी बी और आपका साइंस का तो चल ही रहा है, ये कंप्लीट हो जाएगा आज की इस वीडियो में सेट 5। इससे पहले सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 का सोल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप सभी को मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा, आप सभी को मिल जाएगा। सारे का सारा सोल्यूशन अपलोड कर दिया गया है। साथ में आपको जो पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं दोस्तों, वो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एके फॉर स्टडी पर अपलोड मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप एके फॉर स्टडी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका ज्वाइनिंग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। लेकिन व्हाट्सएप पर आपको क्या नया जोड़िएगा तो वहाँ पर आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपको पुराना पीडीएफ जितना सारा पहले वाले सेटों का जो सोल्यूशन मैं पीडीएफ पर दिया हूँ, उन सारे पीडीएफ आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की इस क्लास को आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बता दूं कि आपका साइंस में जो कि 40 मार्क्स फुल मार्क्स रहेगा और आपका टाइम रहेगा दोस्तों 1.5 घंटा। तो चलिए जनरल इंट्रोडक्शन जो है सामान्य निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं और इसके सॉल्यूशन एक एक करके देखते जा रहे हैं। यार आप लोग को समझा भी देंगे तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आपका यही काम है, आपको समझ लेना है ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो जाए और अच्छे से लिख पाइएगा। तो देखिए सेट 5 को देख रहे हैं। सेट 5 का पहला क्वेश्चन आपका ये है, देखिए प्रतिरोध का ऐसा मात्रक लिखिए, क्या यह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, मतलब प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है या फिर नहीं। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है और इसे ओम ऐसे डिनोट किया जाता है ओम से, ये आपका ओम है, इसे भी याद रखिएगा। और किसी चालक की लंबाई पर प्रतिरोध निर्भर करता है तो बिल्कुल हाँ निर्भर करता है। चालक की लंबाई अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, अगर चालक की लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, किसी चालक की लंबाई में परिवर्तन का उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए प्रतिरोध बढ़ेगा परंतु प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिरोध बढ़ता है दोस्तों चालक की लंबाई बढ़ने से या घटने से, प्रतिरोध घट जाता है परंतु प्रतिरोधकता जो होता है उस पर कोई भी चेंजेस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो ऐसे धातु का नाम बताइए जिसे हथेली पर रखते ही वह पिघल जाता है। तो देखिए कौन सा धातु है ऐसा, गैलियम और सीजियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यार, ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। दो ऐसे धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा उसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। सोडियम और आपका लिथियम जो कि धातु है दोस्तों, उसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। और गैलियम और सीजियम जो आपका धातु है, इसे हम लोग हथेली पर रखते ही ये क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, गलने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कौन से यौगिक संकलन अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो संकलन अभिक्रिया देखिएगा दोस्तों C3H6 और C2H4 दर्शाते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए जब हम लोग इसको तोड़ेंगे C3 मतलब 3 कार्बन और आपका हाइड्रोजन 6, तो यानी कि इधर से भी 2 हाइड्रोजन सब में 2-2 करके ज्वाइंट हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से अगर सब में 2-2 करके हम लोग ज्वाइंट कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका पूरा करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एगो हाइड्रोजन नहीं होगा, इधर एगो हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, और इस प्रकार से डबल बॉन्ड इसका बन जाएगा। तो यानी कि इस प्रकार से C3H6 और C2H2 जो कि है संकलन अभिक्रिया पर दर्शाएगा। इसमें से जितना है इसको देख लीजिएगा। और नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसका उत्तर आप सभी को बता दें कि आनुवंशिकता क्या होती है। तो इसका उत्तर देख सकते हैं, हम जानते हैं कि माँ बाप तथा उनके बच्चों के कोई लक्षणों में समानताएं पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक बच्चे का जो उसका लक्षण होता है, उसके गुण होता है, उसके माँ बाप के गुण से थोड़ा बहुत मिलता रहता है। और ये होता है दोस्तों डीएनए,
जो कि होता है, अर्थात माता पिता के कोई लक्षण उनके बच्चों में स्थानांतरित हो जाते हैं, ये डीएनए के थ्रू से। तभी तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के इस स्थानांतरण को ही आनुवांशिकता कहते हैं। मतलब माता या पिता का गुण अपने बच्चों में हो जाना ही क्या होते हैं, आनुवंशिकता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ओजोन परत की क्षति के लिए कौन रासायनिक पदार्थ उत्तरदायी है? तो यहाँ पर देख सकते हैं CFC। CFC को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत की क्षति के लिए एक रासायनिक पदार्थ है जो कि उत्तरदायी है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बायोलॉजी का है। ये जीवों द्वारा अपने जीवन काल में ग्रहण किए गए लक्षण उपार्जित लक्षण होते हैं। मतलब कोई भी जीव जंतु, चाहे एक मनुष्य हो या कोई जीव हो, तो वो अपने जीवन काल में जितना दिन वो जीता है उसमें वो जो लक्षण ग्रहण करते हैं, जो गुण उस पर आते हैं, वही उसका क्या हो जाएगा, उपार्जित लक्षण। जैसे हम लोग क्या क्या गुण लेते हैं दोस्तों, हम लोग शिक्षा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कोई किसी जीव का जो कि जीवन काल में लक्षण क्या क्या देखने को मिलता है, वहाँ पर देखिए नाखून का लक्षण। नाखून क्या होता है? नाखून का लक्षण होता है मांसपेशियों। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाते हैं, मांसपेशियों ढील उसका बढ़ते जाता है, धीरे धीरे चमड़ा जो कि हमारे शरीर का वो सुंदरपन से कड़वापन होने लगता है। का बढ़ना या व्यायाम से, जैसा कि हम लोग अगर व्यायाम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शरीर का मांसपेशियों का बढ़ जाता है। किसी का शरीर अगर दुबला पतला है, अगर लगातार वो अगर जिम करने लगेगा तो उसका बॉडी में, उसका शरीर मांसपेशियों में क्या होता है, बदलाव होने लगता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन काल में ग्रहण किए गए उपार्जित लक्षण। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र किस तरह प्रभावित होता है? जब देखिए, जब कुंडली में विद्युत धारा बढ़ाया जाए, कुंडली में वर्तमान विद्युत धारा की दिशा उल्टा कर दिया जाए, या फिर कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि किया जाए, तो यहाँ पर देखिए बढ़ेगी, दिशा बदल जाएगी या बढ़ेगी? तो देखिए इसका आंसर ए नंबर का ए हो जाएगा, बढ़ेगी। बी नंबर दिशा बदल जाएगी और सी नंबर बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा दोस्तों, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी को दिखा रहे हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, वोल्टीमीटर और एमीटर में कोई 3 अंतर बताइए। देखिए अंतर वाले क्वेश्चन तो आपको छोड़ना नहीं है, इनको पढ़ के जाना है, ताकि यहाँ से पूछ सकते हैं वोल्टीमीटर और एमीटर में। तो देखिए वोल्टीमीटर और एमीटर दोनों क्या है, एक यांत्रिक, यहाँ पर एक यंत्र है जो कि किसके लिए, वोल्टीमीटर किसके लिए, वोल्टीमीटर से हम लोग वोल्टेज मापते हैं और एमीटर से विद्युत धारा करंट मापते हैं। देखिए ये विद्युत विभवांतर मापता है, यानी कि वोल्टेज को मापता है, और ये विद्युत धारा मापता है। 1.1 हो गया आपका अंतर। और देखिए वोल्टीमीटर इसे परिपथ में पासर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि एमीटर को इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ईजी है। इसका प्रतिरोध अधिक होता है तथा एक आदर्श वोल्टीमीटर का, देखिए एक आदर्श वोल्टीमीटर जो होता है दोस्तों, वोल्टीमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, जबकि एमीटर इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है तथा एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। तो इसे याद रखना है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, थर्मिट अभिक्रिया क्या है? समीकरण सहित व्याख्या करें, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए थर्मिट अभिक्रिया क्या होता है, जब आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कराई जाती है तो अत्यंत ऊष्मा उत्पन्न होती है। और थर्मिट यानी कि ऊष्मीय अभिक्रिया को ही थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। Fe2O3S जैसे कि 2L के साथ अभिक्रिया करता है तो FeL साइड हो जाता है, Al2O3 बनता है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा चेपी जैसे हम लोग बोल रहे हैं, उसी को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, देखिए योतिम एवं रासायनिक गुणों के आधार पर, यहाँ पर दिया हुआ योतिम और रासायनिक गुणों के आधार पर इथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, इथेनॉल और एथेनोइक अम्ल भौतिक गुणधर्म के आधार पर, यहाँ पर योतिक लिखा गया है, ये दोस्तों सुधार कर लीजिएगा, योतिम नहीं होगा, मैं भी यहाँ पर गलत पढ़ रहा था। ये देखिए ये भौतिक है, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। भौतिक गुणधर्म के आधार पर देखिए इथेनॉल क्या होता है, इसकी गंध मधुर होती है, और एथेनोइक अम्ल इसकी गंध बहुत तेज एवं दम घुटने वाली होती है। नेक्स्ट गलनांक इसका 156 केल्विन, गलनांक इसका 290 केल्विन होता है। इसका क्वथनांक इस प्रकार से, इथेनॉल देखिए इथेनॉल और एथेनोइक अम्ल दोनों का देख सकते हैं, ये सोडियम H2 उत्पन्न करता है, जबकि ये सोडियम नहीं करता है उत्पन्न। कार्बोनेट तथा वे कार्बोनेट से नहीं करता है, कार्बोनेट तथा वे कार्बोनेट से CO2 उत्पन्न करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, वे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ जाती है?
नंबर 1, लैंगिक जनन के समय डीएनए प्रतिक्रियाओं में होने वाले परिवर्तन। नंबर 2, व्यष्टि जीवों में उत्पन्न पर्यावरण के प्रति अनुकूलन। तो देखिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखिए क्या है। ये इसका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो क्या इसका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं होगा? तो समझाइए। मतलब अगर हम लोग कोई भी उत्पादित करेंगे वो जैव निम्नीकरणीय कहने का मतलब ऐसा पदार्थ जो मिट्टी में आसानी से मिल जाए, जो पच जाए, सड़ जाए, आसानी से मिट्टी में मिल जाएगा। तो देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में विघटित किए जा सकते हैं। ये अपघटित पदार्थ जैव भू रासायनिक चक्र में प्रविष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए घर की रसोई का कूड़ा, मलमूत्र, कृषि उत्पादित अपशिष्ट, कागज, लकड़ी, कपड़ा आदि। यदि उनका निपटान उचित ढंग से कर दिया जाता है तो हमारे द्वारा उत्पादित जैव निम्नीकरणीय कचरे का पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन उचित निपटान नहीं करने पर वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण आदि की समस्या हो सकती है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि गंदा अगर करेंगे तो प्रदूषण तो होगा ही। वायु प्रदूषण हवा में गंदा फैलाएंगे तो, और जल प्रदूषण जल में गंदा फैलाने से। क्वेश्चन नंबर 14, विकास से संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बायोलॉजी से है। तो देखिए प्राचीन काल में पाए जाने वाले जंतुओं के अंगों के बचे हुए अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। यानी कि बहुत साल पहले, आज से बहुत साल पहले क्या होता था, बहुत बड़ा बड़ा जैसे कि आपका डायनासोर हो गया और इन सारे जो कि एनाकोंडा वगैरह जो बहुत सालों पहले थे वो अभी कहीं ना कहीं लुप्त हो गए हैं। और उनका जो जीवाश्म, उनका जो अंग जो कि शरीर यानी कि जमीन के अंदर जो गड़ गया है, जम गया है, तो वो जीवाश्मों के अध्ययन की सहायता से हमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 1, प्राचीन काल में पृथ्वी पर किस तरह के जीव जंतु मौजूद थे? यानी कि कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा जीव जंतुओं का कुछ चीज मौजूद मिल जाता है जिससे वैज्ञानिक उसका रिसर्च करते हैं, पता करते हैं कि आखिर ये कौन सा जानवर का था। नेक्स्ट, प्राचीन काल में पाए जाने वाले जीव जंतु वर्तमान काल के जीव जंतुओं से किस प्रकार भिन्न है, इसका भी पता चल जाता है, और किस प्रकार समान है। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, जीव जंतुओं के कौन से समूह, इसी में है दोस्तों, इसका नेक्स्ट सवाल नहीं है। जीव जंतुओं के कौन से समूह एक दूसरे से निकटता दर्शाते हैं एवं कौन से समूह असमानता प्रकट करते हैं? चौथा नंबर, कौन से समूह दो समूहों को मिलाने में भूमिका निभाते हैं? उदाहरण के लिए आर्क में यहाँ पर क्या लिख दिया है एक दोस्त, तो इसका पीडीएफ बनाया था दोस्तों, वो आप लोग देख लीजिएगा। ये आर्क्यो प्लेटिस सरीसृप एवं पक्षियों के समूह का जोड़ता है, जैसे डायनासोर हो गया आपका। निम्नलिखित बिंदु जीवाश्म के अध्ययन का महत्व दर्शाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, घरेलू परिपथों में बिजली के खतरे पैदा करने वाली किन्हीं दो स्थितियों की व्याख्या करें? तो देखिए इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के बीच दो प्रमुख उत्तरों को सारणीबद्ध करें। तो यहाँ पर इसका आंसर देखिएगा, घरों में उपयोग किए जाने वाले तारों, जैसे कि तारों की प्रकृति, मोटाई एवं लंबाई पर ध्यान ना देना, तारों की प्रकृति यथासंभव एक ही ना होना, जहाँ दो तारों को जोड़ा जाए वहाँ ध्यान ना देना, तारों का यहाँ पर देखिए तारों का कटा होना, तार अगर फॉल्ट रहेगा दोस्तों इससे भी घरों में क्या होता है, करंट बह जाता है और जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और घरों में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, जैसे कि सही से काम न करना, खराब उपकरण, अच्छे क्वालिटी के उपकरण का उपयोग न करना। नहीं, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर में अंतर देखिएगा। इलेक्ट्रिक मोटर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी कि बदलता है। जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जबकि देखिए इलेक्ट्रिक मोटर ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का पालन करती है, जबकि जनरेटर ये फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का पालन करती है। और इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, छत के पंखे में और बाहर में आदि में लगे रहते हैं, जबकि जनरेटर आपका ये कहाँ लगता है दोस्तों, ये बिजली पैदा करने में जनरेटर का उपयोग किया जाता है, बिजली पैदा करने में। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए परिपथ आरेख में देखिए इस प्रकार से दिया गया है, प्रतिरोध R1 R2 R3 के मान क्रमशः इतना इतना ओम है तथा इन्हें 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा परिकलित कीजिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपका सेट 3 में भी था, तो इसका मैं सॉल्यूशन आप सभी को वहाँ पर भी समझा दिए थे, आप लोग इसको देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है, इसको बना सकते हैं इसको देखने से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, धातु एवं अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों ये VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल आपका एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। देखिए धातु एवं अधातु में दो अंतर है, एक तो भौतिक गुणों के आधार पर और एक है रासायनिक गुणों के आधार पर। तो रासायनिक गुणों के आधार पर आपका सेट 1 में था, तो उसे भी कर लीजिएगा। और भौतिक गुणों के आधार पर चलिए क्या क्या धातु और अधातु में अंतर होते हैं, तो काफ़ी सिंपल होते हैं दोस्तों, इसको 3-4 लाइन में लिखना होता है। तो देखिए धातुएं में सबसे पहले देखिए धातु के लिए
धातुएं आघात वर्धी एवं तन्य होती है। कहने का मतलब धातु को हम लोग खींचकर तार के रूप दे सकते हैं तथा धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बनाए जा सकते हैं, जबकि अधातु आघात वर्धी एवं तन्य नहीं होती है। इसे पीट कर नहीं चादर बनाया जा सकता। अगर जैसे कि प्लास्टिक को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। उसको पीट कर हम लोग चादर के रूप नहीं दे सकते हैं, या फिर उसको खींचेंगे तो वो तार के रूप नहीं लेगा बल्कि वो टूट जाएगा, ये भंगुर होती है। देखिए धातुएं का दूसरा नंबर पॉइंट, धातुएं चमकदार होती है जबकि अधातुएं चमकदार नहीं होती है। अपवाद आयोडीन। जी हाँ दोस्तों, आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो चमकता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा अधातु है जो कि चमकता है, तो ये आपका आयोडीन हो जाएगा। इसको छोड़कर जितना सारा अधातु है जो कि वो चमकता नहीं है, बल्कि धातु आपका शुद्ध रूप में चमकता है। नेक्स्ट देखिएगा, गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। धातु का जो कि गलनांक, जो फ्रीजिंग और बॉइलिंग बहुत ही हाई होते हैं, जबकि अधातु जो होता है दोस्तों, अधातु का गलनांक एंड क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग बहुत ही निम्न होते हैं, बहुत ही लो होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, धातु के लिए, मेटल के लिए क्या होता है, धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। मतलब जो धातु होता है, जो मेटल होता है, ये करंट और फिर हीट का जो कि गुड कंडक्टर माना जाता है, जबकि अधातुएं जो होता है दोस्तों, ये ऊष्मा यानी कि हीट और विद्युत के कुचालक होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होते हैं। जबकि अपवाद में एक धातु है दोस्तों, अधातु है ब्रोमीन जो कि क्या होते हैं, ये ऊष्मा का भी कुछ सुचालक होते हैं और विद्युत का भी इसमें करंट पास होते हैं। ये अधातु रहते हुए भी इसे आप लोग अपवाद में याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 VVI सवाल है, ये भी इसको भी आपको कर लेना है। तो देखिए, समजात एवं समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए, समजात अंग कहने यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद। देखिए, पक्षी का जो पंख होता है यानी कि किसी भी पक्षी का, और घोड़ा का जो अग्रपाद होता है, दोनों देखने में सेम है, बट एगो का पक्षी का क्या काम है, उसका पंख का उसको उड़ाने में मदद करता है, घोड़ा उसको दौड़ाने में मदद करता है। दोनों का कार्य भिन्न भिन्न है बट दिखने में एक ही जैसा है, तो उसी को क्या कहेंगे, समजात अंग कहेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल, समरूप अंग क्या होगा। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, समरूप अंग मतलब एक जैसा रूप। तो ऐसे अंग जो देखने में समान हो तो साथ ही कार्य भी समान हो, मतलब देखने में भी समान परंतु कार्य भी समान करे, तो परंतु मूल रचना या फिर उत्पत्ति भिन्न भिन्न हो, समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे कीट के पंख, कीट का जो पंख होता है और पक्षी के पंख, देखिए दोनों देखने में सेम है बट खाली संरचना यानी कि एक छोटा होता है, काफी छोटा, थोड़ा सा उससे बड़ा होता है, बाकी दोनों का काम क्या है, उड़ाने का काम है। कीट भी यानी कि जो कीड़ा रहता है वो भी उड़ता है, जिसका पंख वाला कीड़ा रहता है, और साथ में पक्षी वाले जो पक्षी का पंख रहता है, पक्षी भी उड़ता है। देखिए चमगादड़, यहाँ पर देखिए चमगादड़ के पंख है, जो कि चमगादड़ का भी पंख होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 19 और यही आपका अंतिम सवाल। तो देखिए, कचरा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। किसी भी कचरे को सही तरह से निपटाने के लिए उसे संग्रह, परिवहन, निगरानी और उस पर कुछ खास प्रक्रिया करनी पड़ती है, उसे ही कचरा प्रबंधन या फिर अपशिष्ट प्रबंधन कहते हैं। आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान दे सकते हैं, किन्हीं 3 तरीकों का वर्णन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, हम अपने दैनिक जीवन में कचरा निपटान के अनेक उपाय कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, कागज, धातुओं आदि उपयोगी पदार्थों का पुनः चक्रण किया जा सकता है, मतलब रिसाइकल करके। घरेलू कचरों एवं अन्य अपघटनशील पदार्थों से कंपोस्ट बना सकते हैं। शहरों में भूमि भराव के लिए ठोस कचरे का प्रयोग किया जा सकता है। जैव अपघटनीय वर्ज्य से बायोगैस तथा खाद का उत्पादन किया जा सकता है, जो सस्ता ईंधन भी है। तो दोस्तों, ये था आपका क्लास 10 साइंस का सेट 5 कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इससे पहले उन सारे सेटों का सॉल्यूशन नहीं देखे, स्क्रीन पर सजेस्ट हो रहा है, इन सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और चैनल पर जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर देना है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।